फाइन स्टूडेंट, तो मॉड्यूल नंबर 1 यूनियन बजट 2025 एंड 26। तो 25 और 26 है, समझ लो फाइनेंशियल ईयर। और फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 मार्च से और एंड होता है 31 अप्रैल। तो ये जो यूनियन बजट है ये तुम्हारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2026 में ये ख़त्म हो जाएगा। इसलिए दोनों ही ईयर का मेंशन किया गया है, समझ गए ना। जब मैं फाइनेंशियल ईयर का बात कर रहा हूँ तो आरबीआई का भी जो अकाउंटिंग ईयर है वो भी पूरी तरीके से कंसोनेंस हो चुका है फाइनेंशियल ईयर के साथ ही, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जब आए स्टार्टिंग में जो भाषण दिया है उन्होंने, तो इसी पॉइंट पे फोकस किया है शुरुआत में। बट उससे पहले मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा, जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो ठीक जो हो चुका है, यानी कि इस बार जो इकोनॉमिक सर्वे आने जा रहा है वो होगा 24 और 25 का। और जो बजट होता है वो हमेशा फ्यूचर के लिए होता है, समझ गए। तो यूनियन बजट 2025 एंड 26 सरकार का क्या प्रायोरिटी है और विकसित भारत बनने के लिए कहाँ कहाँ काम करना होगा। तो सरकार का जो प्रायोरिटी क्या है पहले वो समझेंगे और उसके बाद विकसित भारत के लिए क्या क्या चीज़ करना होगा। अच्छा, विकसित भारत के लिए टाइमलाइन जानते हो 2047, जब भारत अपना इंडिपेंडेंस का सेंटेनरी ईयर मना रहा होगा, यानी कि 100 ईयर्स मना रहा होगा, तो उस समय भारत में स्थिति क्या होना चाहिए। यानी कह सकते हो बहुत ही विजनरी डॉक्यूमेंट, विजनरी सोच बजट में। तो पहले देखते हैं गवर्नमेंट का प्रायोरिटी, गवर्नमेंट कहाँ पे फोकस करना चाहती है और गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या क्या किया है। नंबर 1 एक्सेलरेटिंग ग्रोथ, ग्रोथ को बढ़ाना। जैसे विकसित भारत बनना है तो उसके लिए कम से कम 7.5 से लेके 8% का जीडीपी ग्रोथ होना जरूरी है पर ईयर। और हम जानते हैं कि रिसेंट टाइम में, रिसेंट क्वार्टर में उतना नहीं हो पाया। तो यदि आप जब तक ग्रोथ को कंसिस्टेंट नहीं रखोगे, जब तक ग्रोथ को मोमेंटम में नहीं रखोगे 7.5 से लेकर 8% तक, तब तक विकसित भारत नहीं हो पाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट का जो फर्स्ट प्रायोरिटी है कि ग्रोथ को एक्सेलरेट करना, जीडीपी को मेंटेन करना लगभग 8% के ग्रोथ रेट पे, नंबर 1। सेकंड क्या है, देखो सिक्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कैसा हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो। इंक्लूसिव डेवलपमेंट समझते ही हो तुम लोग कि सबको लेके चलना। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारे कंट्री में ना जो इनकम इनइक्वलिटीज़ वो बढ़ते चला जा रहा है, इनकम इनइक्वलिटी बहुत बढ़ते चला जा रहा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि समाज के जितने भी तबका है सभी को डेवलपमेंट के बोर्ड में चढ़ाना, हाँ उसको भी मुख्य धारा में ऐड करना। तो सरकार का ये भी प्रायोरिटी रहेगा कैसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, समझ गए ना। और तीसरा देखो इनविगोरेटिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। अब इसको कैसे समझोगे, रिसेंट टाइम में 2-3 साल में सरकार ने बहुत ही ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे फोकस किया। हाँ, सरकार ने देखो 10 लाख करोड़ पहले दिया था, जो कि बजट एस्टिमेट करके पता चला 9.5 लाख करोड़ हुआ। पिछले साल भी सरकार ने 11.11 लाख करोड़ दिया, तो पता चला कि उसे थोड़ा कम गया है। मैं सरकार का देखो एक कांस्टेंट इंक्रीज है। 5 साल 6 साल पहले सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर में अपना 1.5 to 1.7% जीडीपी का लगाती थी। अभी देखो उसका डबल हो गया है, 3.5 के आसपास नज़र आएगा तुमको, 3.4 के आसपास नज़र आएगा। तो देखो सरकार ने तो बहुत खर्च किया कैपिटल एक्सपेंडिचर में ताकि एसेट क्रिएट हो। मगर सरकार जो एक्सपेक्ट की कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट करेंगे, तो वो भी अभी तक एक्सपेक्ट पूरा नहीं हुआ है। इसलिए किसी तरह प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना ये भी प्रायोरिटी रहेगा गवर्नमेंट का, जो अभी तक नहीं हुआ। क्योंकि सरकार ने कहा था कि सरकार ने इस सोच से कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था ताकि क्राउड इन हो, मगर रियल टर्म्स में क्राउड इन नहीं हो सका अभी तक। आया समझ में ना, तीनों पॉइंट का मतलब समझ में आया। और जो सब्सिक्वेंट जो मॉडल में हम लोग पढ़ेंगे इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक्सेलरेटिंग ग्रोथ में सरकार ने क्या कदम सरकार क्या कदम लेने जा रही है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट में सरकार क्या कदम ले जा रही है, अभी ओवरऑल आइडिया देख रहे हैं। चौथा नंबर देखो अपलिफ्टिंग हाउस होल्ड सेंटीमेंट्स। हाउस होल्ड का जो सेंटीमेंट है उसको अपलिफ्ट करना। कहो कैसे सर, इस बार देखो पहली बार ऐसा बजट हुआ है जहाँ पे 12 लाख तक कमाने वाला आदमी, यानी कि महीना में यदि 1 लाख कोई कमा रहा है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये अपने आप में क्या है कि हाउस होल्ड सेंटीमेंट्स को अपलिफ्ट करना कि ठीक है पैसा बच रहा है, यू शुड इन्वेस्ट। तो
ये तो एक मास्टर स्ट्रोक है ना इस बार बजट में जो सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट हुआ है वो क्या है कि 12 लाख तक कमाने वाला आदमी एक साल में उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जब उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा तो उसके पास पैसा बचेगा ना, तो इससे क्या है हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स अपलिफ्ट होंगे। एमएसएमई को भी बहुत फायदा होगा इससे। हाउस होल्ड सेक्टर में सब एमएसएमई सब भी आते हैं, इंडिविजुअल हम लोग जैसे अभी आदमी आते हैं, समझ गए ना। और इसी का फलस्वरूप क्या होगा, जो मिडिल क्लास ना उसका राइज होगा। और वही एनहांसिंग स्पेंडिंग पावर ऑफ इंडियाज राइजिंग मिडिल क्लास, क्योंकि सरकार ने इस बात को माना कि मिडिल क्लास दिक्कत में है, तभी तो 12 लाख तक जो 12 लाख रुपया कमा रहा है साल में उसको रिबेट दिया गया, कंप्लीट है ना, छुटकारा दिया गया टैक्स से। तो कह सकते हो कि सरकार ने इस चीज़ को समझा। और दूसरी बात है कि सरकार क्यों ऐसा कर रही है, क्योंकि सरकार को पता है कि ये जो गैप रिच और पोर का वो बढ़ते चला जा रहा है, और यदि मिडिल क्लास को इम्पेटस नहीं दिया जाए तो बहुत पीछे रह जाएगा मिडिल क्लास। तो वही चीज़ को संज्ञान में लेते हुए, ध्यान में लेते हुए 12 लाख कमाने वाला आदमी तक को क्या कर दिया गया, टैक्स फ्री कर दिया गया, ताकि 12 लाख कम महीना में 1 लाख कमा रहा है तो उसके पास पैसा इतना होना चाहिए कि उसका जो भी सरप्लस है उससे इकोनॉमी और चल सके, क्योंकि मिडिल क्लास ज़्यादा है इंडिया में, समझ गए ना। अधिकतर तो मिडिल क्लास ही रिप्रेजेंट करता है इंडिया में। होप सो समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखो, चलो ये गवर्नमेंट का प्रायोरिटी रहेगा, सरकार का ये प्रायोरिटी रहेगा, सरकार ये सब करना चाहेगी। विकसित भारत बनने के लिए क्या क्या एक्सपेक्ट को ध्यान में रखना होगा। तो नंबर 1 जीरो पॉवर्टी। चलो जीरो पॉवर्टी अचीव भी हो जाएगा। जीरो पॉवर्टी अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी देखोगे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का है, वर्ल्ड बैंक का, IMF का, या भारत का अपना भी बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन का डेटा देखोगे तो 8 से लेकर 10% इंडिया में BPL कैटेगरी का है, गरीब है। तो जीरो पॉवर्टी 2047 तक करना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है रिलेटिव पॉवर्टी को घटाना, क्योंकि रिलेटिव पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। देखो ना, एक इस कंट्री में अंबानी भी है, तो इस कंट्री में जो 12 लाख रुपया महीना कमा रहा है, तो उसके हिसाब से तो जो 12 लाख कमा रहा है एक साल में, वो तो रिलेटिव पॉवर्टी हुआ कि नहीं हुआ उसके साथ, रिलेटिव पॉवर्टी ना। तो खाली जीरो पॉवर्टी पे नहीं, रिलेटिव पॉवर्टी पे भी ध्यान देना होगा सरकार को। हाँ, जिस हिसाब से स्कूल एजुकेशन का स्तर गिरते चला जा रहा है, तो सरकार का प्रायोरिटी ये बताओ विकसित भारत बनना है। तो विकसित भारत बनने के लिए स्कूल का जो एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए वो तो बहुत बेहतरीन होना चाहिए, है ना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए, स्टार्टअप होना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए। तो उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, क्वालिटी गुड एजुकेशन, है ना। उसके लिए गुड क्वालिटी स्कूल एजुकेशन, तो 100% गुड क्वालिटी एजुकेशन दिया जाएगा 2047 तक। एक्सेस टू हाई क्वालिटी, एफोर्डेबल एंड कम्प्रीहेंसिव हेल्थ केयर। ठीक है, अभी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आया है, करेक्ट, वो भी तुम्हारा उतना नहीं है जितना और होना चाहिए, यानी कि हेल्थ केयर भी और कम्प्रिहेंसिव होना चाहिए और इंक्लूसिव होना चाहिए। तो सरकार करना चाहती है इस चीज़ को लेके। और 100% स्किल लेबर चाहिए, क्योंकि देखो स्किल का कमी है भारत में। तो जब स्किल का कमी है तो यहाँ पे PPP मोड काम करेगा। प्राइवेट प्लेयर क्या करे, अधिक से अधिक कर्मचारी के ऊपर स्किल डेवलपमेंट का काम करें। अभी देखो रिसेंट टाइम में याद करो पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे, उसके हिसाब से हमें पता चला कि महिलाओं का जो एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है। हाँ ठीक है, हाँ सही बोल रहे हो, 37% तक गया है। ठीक है, राइट फ्रॉम 23-24% से अचानक 15-16% से इंक्रीज होके 37% बढ़ा है। हमें ये भी पता है कि वो जो भी बढ़ा है वो सब हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है, वो नाम के लिए बढ़ा है। किराना शॉप में लोग महिला सब बैठी हुई है, हाँ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में बढ़ा है। रेगुलर वेज लेबर देखोगे तो कम हुआ है। बात समझे, मैं इसमें बोला कि 70% महिलाओं को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ज्वाइन करना, जो कि अभी 37% है। तो बहुत मेमोर टास्क है ये, क्योंकि जब हम विकसित भारत का बात करते हैं तो जो इक्वल पार्टनर है महिला, वो जब तक इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगी तब तक विकसित भारत नहीं हो पाएगा। बात समझे। एंड फार्मर्स हमारे अन्नदाता, फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, फार्मर्स को बेटर करना। हाँ, ड्रोन टेक्नोलॉजी, जो नए मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैं वो फार्मर्स को मुहैया करवाना, ताकि हमारा जो कंट्री है फूड बास्केट बन सके दुनिया के लिए भी। और फार्मर्स का जो स्थिति है, जो रायबरेली से प्रधानमंत्री ने कुछ साल पहले भाषण दिया था कि इनकम डबल कर देंगे, जो कि हुआ नहीं है। ठीक है, तो फार्मर्स का इनकम पे भी बात करना और बेटर से बेटर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग सब, हाँ नेचुरल फार्मिंग सब।
ऑर्गेनिक फार्मिंग सब। हाँ, और दूसरी बात है मिलेट प्रैक्टिस सब, राइस को कम करना, वाटर गैदरिंग क्रॉप्स को जितना हो सकता है उतना कम करना। तो उसके लिए सरकार ही कर सकती है, सरकार आके इंसेटिव ले सकती है कि मिलेट्स पे काम करिए, है ना, पल्सेस पे काम करिए, ये सभी चीज़। तो विकसित भारत बनने के लिए ये सभी चीज़, जीरो पॉवर्टी पे काम करना होगा भारत सरकार को, 100% गुड क्वालिटी स्कूल एजुकेशन देना होगा लोगों को, हाई क्वालिटी अफोर्डेबल एंड कम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर देना होगा, जैसे जन आरोग्य योजना है उसको और विस्तार करना होगा, 100% स्किल लेबर प्रोवाइड करना होगा, हाँ, और साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करना होगा। अच्छा, इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, उस पर भी सरकार को ध्यान देना होगा। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि जीडीपी में यदि 1% का ग्रोथ हो रहा है तो उसका कंपनसेट तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट में भी क्रिएट होना चाहिए। पहले के टाइम में 1980 के टाइम में, 1990 के टाइम में क्या होता था कि 1% यदि इंक्रीज होता था जीडीपी में तो उसके फलस्वरूप बहुत सारे जॉब क्रिएट होते थे। मैं अब ऐसा नहीं है, अब यदि 6% से 7% यदि इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 1% इंक्रीज हो रहा है, तो उसके हिसाब से जॉब क्रिएट नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी पे भी सरकार ध्यान देना चाहेगी, तभी जाके विकसित भारत हो पाए। क्योंकि यदि आपके कंट्री में मीनिंगफुल जॉब नहीं है तो फिर लोगों में हताशा होगा, निराशा होगा, समझ गए ना। और 70% महिलाओं को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ज्वाइन करना, और वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड वाला नहीं, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट वाला चीज़ नहीं, वो रियल दिखना चाहिए, उसे एम्पावर्ड होना चाहिए वो। और फार्मर्स को, है ना, फार्मर्स को क्या करना, फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाना, यानी कि बेस्ट, और इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस सब। तो ये विकसित भारत के लिए प्रोग्राम सब है। अब यहाँ पे देखो, द जर्नी ऑफ डेवलपमेंट रिवॉल्व्स अराउंड, बिल्कुल यही चीज़ हम लोग चर्चा करेंगे। ये 4 चीज़, जो भी डेवलपमेंट का जो भी जर्नी है वो 4 चीज़ पे डिपेंड करता है, 4 पैरामीटर के इर्द गिर्द घूमता है वो। तो क्या है तुम्हारा 4 पावरफुल इंजन, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट। अब एग्रीकल्चर तुम लोग बच्चे लोग जानते ही हो, इतना दिन से पढ़ रहे हो एडिटोरियल्स, और इतना दिन से तुम लोग करंट अफेयर से वाकिफ हो। अब बताओ, पहले 43% वर्कफोर्स हमारा डिपेंडेंट था एग्रीकल्चर के ऊपर। अच्छा, मैं वर्कफोर्स का बात कर रहा हूँ, तो मैं वर्कफोर्स का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है, वो 15 साल से ऊपर होना चाहिए, हाँ, अब 60 साल तक होना चाहिए बीच का, यानी कि 15 ईयर से लेकर 60 साल तक होना चाहिए, और काम करने का इच्छा होना चाहिए, तभी एम्प्लॉयमेंट वाला चीज़ होगा। तो लगभग अभी कंट्री में कहोगे वर्कफोर्स हमारा, तो अभी कंट्री में लगभग 70 से लेकर 75 करोड़ होगा, यानी कि 144 करोड़ में ना हमारा वर्कफोर्स जो होगा, जो 15 साल से लेकर 60 साल तक का होगा, वो कह सकते हो मोटा मोटी 70 करोड़ से लेकर 75 करोड़ होगा। अब 70 से लेकर 75 करोड़ यही आंकड़ा होगा, इसी के आसपास आंकड़ा होगा। अब बताओ, 70 से लेकर 75 करोड़ जो आबादी है, वर्कफोर्स है, जो काम करना चाहता है, उसमें से 46% एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो समझ सकते हो कितना स्थिति खराब है। और जबकि कोई भी जर्नी में, किसी भी कंट्री के जर्नी में ना, एग्रीकल्चर का जो रिलेवेंस है वो घटते चला जाना चाहिए। तो एग्रीकल्चर में अभी भी हमारे 46, जबकि 2-3 साल पहले 43% था। ये अपने आप में विचित्र आंकड़ा है कि 43 से 46 कैसे बढ़ा, और जो भी आंकड़ा दिया वो सरकार का एजेंसी ने दिया है। एमएसएमई देखो, हाँ, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, इस पर भी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत जॉब देता है, समझे ना। और रिसेंट ईयर में इसका भी कैटेगराइजेशन हुआ था, टर्नओवर, और उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर, है ना, टर्नओवर जो भी होगा, टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से न्यू क्लासिफिकेशन किया गया। और उससे पहले जो क्लासिफिकेशन हुआ था वो 2000 में क्लासिफिकेशन हुआ था, तो, है ना। हाँ, इसमें भी तुम्हारा मिडल मिसिंग है, यानी कि जो माइक्रो स्मॉल जो मीडियम इंटरप्राइजेस होना चाहिए उसमें गायब है। इन्वेस्टमेंट, सरकार तो इन्वेस्टमेंट खूब कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, मगर प्राइवेट प्लेयर के द्वारा जो आना चाहिए वहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। और एक्सपोर्ट देखो, लगातार हमारा एक्सपोर्ट जो है जीडीपी कॉन्टेक्स्ट में देखो तो लगातार घटते चला जा रहा है 4-5 साल से। तो ये 4 चीज़ पे फोकस करना, ये 4 चीज़ सबसे पावरफुल इंजन है, हाँ, एक्सेलरेटिंग ग्रोथ के लिए, समझ गए। फ्यूल क्या होगा, तेल क्या होगा, फ्यूल क्या होगा, रिफॉर्म्स, चेंजेस लाना यहाँ पे। गाइडिंग स्पिरिट क्या होगा, इंक्लूसिविटी, सबका साथ सबका विकास, सबको लेके चलना, यही गाइडिंग स्पिरिट होगा, गाइडिंग फिलॉसफी होगा। और डेस्टिनेशन कहाँ तक पहुँच रहा है हमें, 2047 तक विकसित भारत तक पहुँचना है। आया समझ में। तो एम्बिशियस गोल है, कह सकते हो। 10 ब्रॉडर एरियाज फोकसिंग ऑन गरीब, यूथ,
अन्नदाता और नारी, यानी कि 10 एरियाज जहाँ फोकस किया है। किसको फोकस किया जाएगा? पिछले साल ही 4 जात को लेके इंडियन गवर्नमेंट लेके आई थी कि समाज में 4 ही जात होना चाहिए, गरीब, यूथ, जवान, फार्मर, अन्नदाता और नारी। ठीक है, तो ये 4 जो गोल है पूरी तरीके से, ये 4 जो ब्रॉड एरियाज है पूरी तरीके से ये 4 है ना तबके के ऊपर समर्पित रहेगा। इस चारों तबकों को बेटर करने का कोशिश करेगा। फर्स्ट क्या है? स्पेयरिंग एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर में ग्रोथ लाना। ठीक है, एग्रीकल्चर में ग्रोथ कैसे आ सकता है? सही टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन करके, है ना, सही तरीके से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करके, और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन पर हेक्टर। तो हमारे कंट्री में कितना प्रॉब्लम है, यदि तुम वर्ल्ड का चेक करोगे तो जो ग्लोबल एवरेज है व्हीट का, राइस का, उसके कंपेयर में इंडिया में बहुत कम है। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना। हाँ, बिल्डिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस, और रूरल प्रॉस्पेरिटी को बिल्ड करना कि रूरल एरिया डिस्ट्रेस में ना रहे, रेजिलियंट रहे, कोई दिक्कत ना हो। उसके लिए कोऑपरेटिव सबको उतारना, उसके लिए बैंकिंग चैनल को मजबूत करना, समझ गए ना। उसके लिए क्रॉप इंश्योरेंस देना, ठीक से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को और रिवैम्प करके पहुंचाना लोगों के बीच में। टेकिंग एवरीवन टुगेदर ऑन एन इंक्लूसिव ग्रोथ पाथ, यानी कि सभी को जो विकास का जो पथ है सबको शामिल करना, उसमें कोई भी एक भी लेफ्ट आउट ना रहे, समझे, सबको रखना। होप तो समझ में आ रहा होगा। एंड बूस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड फर्दरिंग मेक इन इंडिया, क्योंकि हम एक्सपोर्ट में कम हो गए ना, लगातार कम हो रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग में फोकस करना। अभी भी देखो मैन्युफैक्चरिंग तुम्हारा वही 16 से लेकर 17% जीडीपी का है। जब मोदी जी आए थे तो मोदी जी ने कहा था कि हम 25% तक ले जाएंगे, अभी तक भी 25% नहीं है। हाँ, मेक इन इंडिया आया, PLI स्कीम आया, उसके बावजूद भी अभी भी 17-18% के आसपास ही है हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग का जो रोल होना चाहिए। और गजब बात यह कि मैन्युफैक्चरिंग में वर्कफोर्स कम हुआ, अब तो कंस्ट्रक्शन वाला वर्कफोर्स ज़्यादा हो गया। सेकंड में एग्रीकल्चर के बाद कोई सेकंड जो सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स को, है ना, एम्प्लॉय करता है तो वो कंस्ट्रक्शन है। मैन्युफैक्चरिंग घट गया, समझ गए। तो उसको इम्प्रूव करना, मेक इन इंडिया को फिर से प्रमोट करना, PLI स्कीम को और बेटर करना, MSME को सपोर्ट करना। MSME देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रीढ़ का हड्डी है इकोनॉमी के लिए। MSME समझे ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज हमारे लिए एक बैकबोन है इकोनॉमी का, और रोजगार का भी बहुत बड़ा सोर्स है ये MSME। हाँ, इसमें तुम्हारा दोनों होगा, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों, गुड्स और सर्विस दोनों के लिए होता है MSME। एनेबलिंग एम्प्लॉयमेंट लेड डेवलपमेंट। हाँ, एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट हो तो एम्प्लॉयमेंट हो, यानी कि एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। जब GDP का ग्रोथ हो रहा है तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉयमेंट में भी रिफ्लेक्शन होना चाहिए ना, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। इन्वेस्टिंग इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन। हाँ, लोगों में इन्वेस्ट करना, स्किल डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए। हाँ, सही तुम्हारा इन्वेस्टमेंट होना इकोनॉमी में। हाँ, इनोवेशन वाला रिसर्च एंड डेवलपमेंट खोलना। यहाँ बताओ अभी भी हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना कम GDP का देते हैं, अभी भी 2% से कम देते हैं GDP में, लगभग 1% के आसपास होगा। जबकि एडवांस कंट्री सब देखो, इजराइल सब देखो, कितना सब्सटेंशियल पोर्शन देता है तुम्हारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, उसमें कमी है। सिक्योरिंग एनर्जी सप्लाईज। हाँ, एनर्जी सप्लाईज को ठीक है, अधिक से अधिक हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे दम देना होगा, बल देना होगा, और भारत सरकार ने ये किया है। रिसेंट टाइम में हम देखेंगे सोलर जो इंस्टॉल कैपेसिटी है बहुत बढ़ा, ठीक है, विंड को बहुत पीछे कर दिया, तो उसी पे ध्यान देना। एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, क्योंकि एक्सपोर्ट हमारा लगातार घटते चला जा रहा है, समझ गए ना। और नर्चरिंग इनोवेशन, इनोवेशन को नर्चर करना, इनोवेशन को बेटर करना, क्योंकि सब कुछ जो चीज़ टिका हुआ है सब तुम्हारा यही इनोवेशन में ही टिका हुआ। अभी AI का ज़माना है, यदि AI से संबंधित हम प्रोग्राम और पॉलिसी नहीं लाएंगे तो कंट्री बहुत पीछे चला जाएगा। हाँ, जो भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, जैसे जो भी क्रिटिकल मिनरल्स रिसोर्सेस, यदि उसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो कंट्री बहुत पीछे चला जाएगा। तो नर्चरिंग इनोवेशन, और उसके लिए इंक्यूबेशन सेंटर सब, इंटरप्रेन्योरशिप सब बढ़ाने की जरूरत है। तो समझे ये जो 10 एरियाज, तो 10 एरिया जो भी किया जाएगा उसमें ये जो 4 वर्ग है उनको ध्यान दिया जाएगा, गरीब को, यूथ को, अन्नदाता को और नारी को। अब यहाँ से तुम्हारा बजट स्टार्ट होगा, ये तो चलो विजन है, ठीक है। हाँ, ये ओवरऑल आइडिया है। अब देखो मैं तुमको बहुत सिंपल तरीके से, आंकड़ा में मत जाना, आंकड़ा में कंफ्यूज मत होना, सिंपल तरीके से लिखो। तो इस बार टोटल एक्सपेंडिचर कितना होने जा रहा है?
50 लाख करोड़ लिखो, सर 50 भी लिखने की जरूरत नहीं, 50 लाख करोड़ लिखो। 50 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर होने जा रहा है, समझे, बजट में। यानी कि 2025 से लेकर 26 तक जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें सरकार कितना खर्च करने जा रही है? 50 लाख खर्च करने जा रही है। तो इस सरकार कहाँ कहाँ से पैसा मोबिलाइज कर रही है? जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट कितना आ रहा है? 34 लाख करोड़ लिखो, सिंपल टर्म में 34 लाख करोड़, 34 लाख, यानी कि 34 लाख करोड़ वो रेवेन्यू रिसिप्ट से ला रही है, वहाँ से कलेक्ट कर रही है। अब मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, समझे। और कैपिटल रिसिप्ट, तो कैपिटल रिसिप्ट लगभग 16 लाख लेके आ रही है, 16 लाख, समझ गए ना। तो दोनों को जोड़ दोगे तो 50 लाख हो गया ना जी। हाँ बिल्कुल, बहुत इजी टर्मिनोलॉजी रखो। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है तुम्हारा? 50 लाख करोड़। रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है? 34 लाख करोड़। कैपिटल रिसिप्ट कितना है तुम्हारा? 16 लाख करोड़। ठीक है, ये हो गया, टोटल रिसिप्ट हो गया ना। इस बार जो फिस्कल डिफिसिट, जैसे कि निर्मला सीतारमण ने 1-1.5 साल पहले, 1-2 साल पहले जो प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस को निभाया है उन्होंने कहा था कि 2025 और 26 का जो फिस्कल डिफिसिट होगा वो 4.5 से हम नीचे कर देंगे। देखो 4.4% नीचे कर दिया गया। हाँ, इसको तुम लिखो 15 लाख करोड़ लिखो, 15 लाख करोड़, यानी कि समझ रहे हो ना, 15 लाख करोड़ तुम्हारा फिस्कल डिफिसिट होगा जीडीपी का। तो जीडीपी का उस हिसाब से करोगे, परसेंटेज वाइज करोगे तो 4.4% होगा तुम्हारा जीडीपी का, समझ गए ना। जीडीपी का कितना होगा? 15 लाख करोड़। 15 लाख करोड़ तुम्हारा कितना होगा जीडीपी का? 4.4% होगा। जीडीपी समझते हो ना, एक साल में कितना तुम्हारा गुड्स और सर्विस का हो रहा है प्रोडक्शन, हाँ, इन टर्म्स ऑफ मनी, वो देखोगे। यहाँ से आराम से तुम जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हो। 4.4% है जीडीपी का, यदि 15 लाख करोड़ हो रहा है तो 100 कितना होगा, आराम से कैलकुलेट करके देख सकते हो। और मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा 185-190 लाख करोड़ के आसपास आएगा, 180-185 लाख करोड़ के आसपास आएगा। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स। अच्छा, यहाँ पे देखो, चलो ये तो ठीक है। एफआरबीएम एक्ट के हिसाब से याद करो बच्चे लोग, एफआरबीएम एक्ट जो कि जानते हो कि कैसे फिजिकल प्रूडेंस की तरफ सरकार बढ़े, तो उसी के लिए एफआरबीएम एक्ट आया था उस समय, करेक्ट। और फिर एनके सिंह कमेटी का भी रिकमेंडेशन सब आया था, तो उसमें कहा गया था कि आइडियली रेवेन्यू डिफिसिट जो होना चाहिए वो 0% होना चाहिए जीडीपी का, वो 0% होना चाहिए आइडियली, जो कि संभव नहीं है, आइडियली बोला जा रहा है। इस बार रेवेन्यू डिफिसिट कितना है? मात्र 1.5% है जीडीपी का, जो अपने आप में खास बात है। तो 1.5% जीडीपी का मतलब कितना हुआ? लगभग 5 लाख करोड़। कितना हुआ? लगभग 5 लाख करोड़। चलो अब ये रेवेन्यू डिफिसिट पहले समझते कि रेवेन्यू डिफिसिट का मतलब क्या होता है। रेवेन्यू डिफिसिट का मतलब होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। अभी थोड़ी देर बताएंगे रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है। तो रेवेन्यू डिफिसिट का मतलब, आई रिपीट, रेवेन्यू डिफिसिट का मतलब होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, समझ गए ना। हाँ, हम जानते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भारत सरकार जो खर्च करती है पैसा, तो भारत सरकार बहुत सारी चीज़ के लिए खर्च करती है। भारत सरकार सब्सिडी के लिए देती है, भारत सरकार जो भी इंटरेस्ट पेमेंट, जो भी पुराना डेप्ट सब है, हाँ, इंटरेस्ट पेमेंट के लिए देती है, सब्सिडी के लिए देती है। सब्सिडी में तुम्हारा फूड फर्टिलाइजर सब आ जाएगा। अब भारत सरकार यही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भारत सरकार स्टेट को भी ग्रांट्स प्रोवाइड करती है। क्या करती है? स्टेट को भी ग्रांट्स प्रोवाइड करती है। हाँ, डिफेंस के लिए भी, सर्विस के लिए पैसा देती है। डिफेंस के लिए इस बार अच्छा खासा डिफेंस के लिए भी दिया गया है। तो ये सब कंपोनेंट जोड़ोगे तो ये तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। माइनस करो रेवेन्यू रिसिप्ट, तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होगा? 2 टाइप का होगा, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट होगा और एक तुम्हारा टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट होगा, ठीक है, उस पर बात करेंगे, समझ गए। तो जो माइनस किए, तो माइनस का कितना है? 5 लाख करोड़। यानी कि सरकार जो खर्च कर रही है, रेवेन्यू रिसिप्ट जो सरकार को मिल रहा है, और सरकार जो खर्च कर रही है, तो उसमें भी सरकार फायदे में नहीं है, नुकसान में ही है सरकार। और सरकार कितना नुकसान हो रहा है? 5 लाख करोड़ का, जो जीडीपी का 1.5% है। मगर जैसे कि जानते हो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एक कंपोनेंट है कि वो स्टेट को ग्रांट देती है। यदि मान लो कि स्टेट के उस ग्रांट से कुछ एसेट क्रिएट हो रहा है, तो उसको माइनस करो। रेवेन्यू डिफिसिट में माइनस करो, जो स्टेट को ग्रांट दिया जा रहा था एसेट क्रिएट करने के लिए, उसको माइनस करोगे तो आएगा इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट। अब तुमको पता चला कि इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट तो मात्र 0.3% है जीडीपी का, जो अपने आप में अद्भुत बात है। हाँ, अलावा कह सकते हो ये 1 लाख करोड़ का होगा। 96 है तो रफली मान लो 1 लाख करोड़, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा बात है। यानी कि इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट का मतलब क्या हुआ कि सरकार जो पैसा खर्च करी है, इससे किसी भी रूप से कैपिटल एसेट क्रिएट नहीं हो सकता।
किसी भी रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये डे टू डे सरकार मैनेज कर रही है, सैलरी दे रही है अपने एम्प्लॉयज सबको। आया समझ में? तो देखो रेवेन्यू डिफिसिट से तुमको ब्रॉड पिक्चर नज़र नहीं आया, मैं तुमको इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट से तुमको ब्रॉड पिक्चर नजर आया कि सरकार जो भी पैसा कर रही है उसमें रिटर्न्स नहीं होने जा रहा है। किसी सरकार ने किसी कर्मचारी को पैसा दिया तो रिटर्न होने नहीं जा रहा है, सैलरी के रूप में किसी भी कर्मचारी को दे रहे हैं पैसा, तो सब्सिडी दे रही है तो सरकार को रिटर्न होने नहीं जा रहा है। तो यानी कि रेवेन्यू डिफिसिट में आपने माइनस कर दिया ग्रांट्स, जो कि ग्रांट्स दिया गया स्टेट को, तो वो आ जाएगा इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट, और इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट में सरकार को फायदा नहीं हो रहा है। मगर देखो कितना कम है, 0.3% मात्र है जीडीपी का, मात्र 1 लाख करोड़ है। आया समझ में ये चीज़? अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट कॉन्सेप्ट रंगराजन कमेटी के रिकमेंडेशन से आया था। किसके रिकमेंडेशन से? रंगराजन कमेटी के रिकमेंडेशन आया था। और 2011 और 12 फाइनेंशियल ईयर जहाँ पर पहली बार इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट बजट में लिखा गया, बजट में एस्टिमेट किया गया। अब बात करते हैं प्राइमरी डिफिसिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइमरी डिफिसिट का मतलब क्या होता है? प्राइमरी डिफिसिट का मतलब होता है फिस्कल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पब्लिक डेब्ट। क्योंकि सरकार देखो फिस्कल डिफिसिट ओवर द पीरियड पब्लिक डेब्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? ये पब्लिक डेब्ट बन जाता है। पिछले साल भी लिए फिस्कल डिफिसिट, उसे पिछले साल भी फिस्कल डिफिसिट लिए, तो फिस्कल डिफिसिट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या बन जाता है? पब्लिक डेब्ट बन जाता है। जब पब्लिक डेब्ट बना इसका मतलब क्या? सरकार के ऊपर लायबिलिटी है, सरकार को पैसा वापस देना होगा। तो फिस्कल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पब्लिक डेब्ट इज कॉल्ड प्राइमरी डिफिसिट, जो कितना है तुम्हारा? लगभग 3 लाख करोड़ है, जो कि जीडीपी का कितना परसेंटेज हो जाएगा? 0.8% हो जाएगा जीडीपी का। बात समझ गए ना? तो ये इस बार का एस्टिमेट किया जा रहा है कि फिस्कल डिफिसिट कितना होगा, प्राइमरी डिफिसिट कितना होगा? 0.8% होगा जीडीपी का। अब प्राइमरी डिफिसिट का मतलब समझ गए ना? फिस्कल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पब्लिक डेब्ट। अच्छा, जब पब्लिक डेब्ट का बात हो रहा है तो एनके सिंह कमेटी ने ये कहा था कि स्टेट और सेंटर पुट टुगेदर कितना होना चाहिए? पब्लिक डेब्ट 60% होना चाहिए, 40% सेंटर के लिए और 20% स्टेट के लिए। मगर दुर्भाग्य की बात है अभी 60% नहीं है दोनों मिला के, अभी कितना है तुम्हारा? लगभग 83 to 84% है। उसको भी लिख लोगे। आगे देखो, अभी यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे कि रिसिप्ट, जैसे कि मैंने कहा रिसिप्ट, तो रिसिप्ट दोनों टाइप का हो सकता है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। सरकार को आता है ना पैसा। अच्छा, यही रेवेन्यू रिसिप्ट है बच्चे लोग, ध्यान से सुनना है। यही रेवेन्यू रिसिप्ट में टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट है, जो सरकार स्टेट के साथ भी शेयर करती है और तुम्हारा फाइनेंस कमीशन के हिसाब से। फाइनेंस कमीशन में क्या बोला गया है कि इस बार 15th फाइनेंस कमीशन के हिसाब से क्या है? तुम्हारा 41% तुम्हारा देना है, स्टेट्स को देना है। तो पैसा कौन सा पैसा देती है सेंट्रल गवर्नमेंट? तो सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारा टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट का देती है। इसका मतलब जो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट होगा उसका सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देगी। जो कैपिटल रिसिप्ट होगा, जो कैपिटल रिसिप्ट 2 टाइप का हो सकता है ना, एक नॉन डेब्ट एक डेब्ट वाला, वहाँ से भी शेयर नहीं करती है सरकार। इतना समझ में आया तुम लोग को? तो पहले रेवेन्यू रिसिप्ट का देखते हैं और बढ़िया से बनाते चलो। रेवेन्यू रिसिप्ट, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। तो टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट में बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं। डायरेक्ट टैक्स, हाँ, डायरेक्ट टैक्स में 2 कंपोनेंट होता है। कॉर्पोरेशन टैक्स जो कंपनी वाला लोग देता है, टैक्सेस ऑन इनकम, इसी को बोलते हैं पर्सनल टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में तुम्हारा सबसे बड़ा कंपोनेंट जीएसटी, यूनियन एक्साइज ड्यूटी भी लगता है जो जीएसटी के अंदर नहीं है, ठीक है। कस्टम ड्यूटी भी लगता है, और जो भी इंडियन टेरिटरी में जो टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है वो भी इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आ गया, ठीक है। तो आप समझते एक एक करके। तो देखते हैं हम लोग डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में देखोगे यू विल बी अमेज्ड विद द डेटा। बताओ 14 लाख करोड़ पर्सनल टैक्स आने जा रहा है सरकार को, रेवेन्यू रिसिप्ट। यानी कि टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट में सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है वो इनकम टैक्स है। अब बताओ कितना गजब हुआ कि इस बार सरकार ने, देखो कितना बड़ा डायकोटॉमी कहो या फिर क्या कहो इसको, कि सरकार इस बार 12 लाख तक कमाने वाला आदमी एक साल में उसको टैक्स रिबेट कर रही है, उसको पूरा छूट दे रही है। उसके बावजूद भी पर्सनल टैक्स, उसके बावजूद भी इनकम टैक्स सबसे अधिक मात्रा में कलेक्ट होगा। इसका मतलब क्या हुआ? टैक्स बुआइंसी पर्सनल टैक्स का कुछ ज़्यादा है। यानी कि जीडीपी में जितना ग्रोथ हो रहा है उसके कंपेयर में ज़्यादा तुम्हारा पर्सनल टैक्स कलेक्ट हो रहा है। और ये कारण क्या है कि मोदी सरकार का जो 10 साल का जो मेहनत है, नॉन इन्वेजिव मेथड, पैन कार्ड के साथ लिंक करवाना, हाँ, ज्वेलरी में हॉलमार्क डालना, ये सब की वजह से इतना अच्छा 14 लाख करोड़
इनकम टैक्स कलेक्ट होने जा रहा है, समझे। दूसरे में आता है कॉर्पोरेशन टैक्स। तो कॉर्पोरेशन टैक्स कितना है? 10 लाख करोड़। अब देखो ये अपने आप में बड़ी बात है कि यहाँ पे तुमको दिखेगा दोनों के बीच में गैप। पर्सनल टैक्स लगातार बढ़ते चला जा रहा है और कॉर्पोरेशन जो टैक्स वो उतना नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ और ये अच्छा संकेत है। अच्छा संकेत इसलिए कि पर्सनल टैक्स जितना बढ़ेगा उतना बेटर है, क्योंकि पर्सनल टैक्स इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स। हाँ, ये कह सकते हो कि सर कॉर्पोरेशन टैक्स भी बढ़ता तो अच्छा बात है, बिल्कुल कॉर्पोरेशन टैक्स भी बढ़ता तो कंट्री के लिए अच्छा होता। मैं यहाँ पे एक इंडिकेशन तो डायरेक्ट मिल रहा है कि दोनों के बीच में जो ट्रेंड है, ट्रेंड में बहुत डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। पर्सनल टैक्स वो लगातार बढ़ते चला जा रहा है, मगर जो कॉर्पोरेशन टैक्स है वो नहीं बढ़ रहा है सरकार के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड, उसको लिख लेना है तुम लोग को। अब देखो यहाँ पे देखो, तो देखो पहला कंपोनेंट क्या हुआ सबसे अधिक, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट का जो सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो इनकम टैक्स 14 लाख करोड़। और सेकेंड कंपोनेंट देखो तो जीएसटी है, वो तुम्हारा 11 लाख करोड़, समझे ना, लगभग 11 लाख करोड़, वही 12 लाख का बोल सकते हो, 11 लाख भी बोल सकते हो। 11 लाख करोड़ जीएसटी है। जीएसटी जानते हो ना, इनडायरेक्ट टैक्स। अब हम जानते हो कि बहुत सारे प्रोडक्ट है जो कि जिस पे जीएसटी नहीं लगता है, जैसे अल्कोहल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है, समझ गए ना। हाँ, कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी जानते हो कि जो बाहर सामान आता है उसके ऊपर लगता है। यूनियन एक्साइज ड्यूटी जो तुम्हारा जीएसटी के अंदर नहीं आ रहा उसके ऊपर लग रहा है बहुत सारा, समझ गए ना। हाँ, टैक्सेस ऑन यूनियन टेरिटरी जो कि केंद्र सरकार का रहता है पूरा यूनियन टेरिटरी पे टैक्सेस उठाने का, तो उसे लगभग तुम्हारा लगभग 10,000 करोड़ कलेक्ट हो रहा है, जो कि बहुत कम है। तो पहला कंपोनेंट क्या याद करोगे? पर्सनल टैक्स। सेकंड कंपोनेंट याद करोगे जीएसटी, और थर्ड कंपोनेंट में कॉर्पोरेट टैक्स आ रहा है। देख रहे हो ना अंतर? ये पूरी तरीके से तुमको पहले के ट्रेंड से अलग ट्रेंड नजर आएगा। इसमें सबसे खास बात क्या है? सबसे खास बात ये फोकस करने वाली बात है कि पर्सनल टैक्स कुछ ज़्यादा ही है कॉर्पोरेशन टैक्स से, जो कि बहुत आगे निकल चुका है। सबको जोड़ दोगे बच्चे लोग, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ दोगे तो लगभग तुम्हारा कितना है? 42 लाख करोड़ टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट है। क्या है तुम्हारा? टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट है, समझ गए ना। इसी टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट का कुछ पोर्शन जाएगा स्टेट को भी, 41%। तो 41% यानी कि स्टेट शेयर जाएगा एज पर द फाइनेंस कमीशन। तो कितना हो जाएगा स्टेट शेयर? कितना हो जाएगा? 14,000 करोड़, सॉरी 14 लाख करोड़। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू कितना है? 42 लाख करोड़। उसमें से 14 लाख करोड़, आई एम सॉरी, 14 लाख करोड़ क्या है तुम्हारा? स्टेट को जाएगा। स्टेट को 41% के हिसाब से फाइनेंस कमीशन का जो आर्टिकल 280 है उसके हिसाब से 14 लाख करोड़ स्टेट को जाएगा पैसा। तो सेंटर के पास कितना बचा? तो सेंटर के पास तुम्हारा यहाँ पे 28 लाख करोड़ बचा, समझे। तो यानी कि सेंटर नेट टैक्स रेवेन्यू कितना होगा 14 लाख देने के बाद? 28 लाख करोड़, 28 लाख करोड़। तो ऊपर जाओ फिगर, ऊपर में तुमको रेवेन्यू रिसिप्ट कितना दिख रहा है? 34 लाख करोड़। और वो रेवेन्यू रिसिप्ट में सरकार जो टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट में कितना लेके आ रही है? 28 लाख करोड़। तो जो बचा कितना बचा? 6 बचा ना। 6 कहाँ से आएगा? नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट से आएगा, समझे, जो कि नेक्स्ट पेज में देखोगे। यहाँ पे देखो, होप से समझ में आ रहा होगा। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, इसका कंपोनेंट पकड़ोगे। इसका कंपोनेंट क्या है? इंटरेस्ट रिसिप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंटरेस्ट रिसिप्ट है, यानी कि जो इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है, सरकार ने लोन दिया होगा ना स्टेट सबको, हाँ, जो भी इंटरेस्ट आ रहा है सरकार को, इंटरेस्ट रिसिप्ट ऑन द लोन, ऑन द एडवांसमेंट, जो भी एडवांस दिया है, ये इंटरेस्ट रिसिप्ट है। तो उसे कितना आ रहा है? 47,000। वो लिखने की जरूरत नहीं है तुम लोग को। डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट, डिविडेंड एंड प्रॉफिट से कितना है? डिविडेंड एंड प्रॉफिट समझते हो ना, मतलब जो भी सरकार का पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, वो जो कमा रहा है, क्योंकि सरकार का शेयर ज़्यादा है, उसमें 51% ज़्यादा शेयर है, जाहिर सी बात है वो कमाएगा, एक्स्ट्रा कमाएगा तो पैसा जाएगा सरकार को ही। तो उसे कितना आ रहा है तुम्हारा? 3 लाख करोड़। एक्सटर्नल ग्रांट्स, जो एक्सटर्नल ग्रांट्स बाहर से आते हैं, तो देखो बहुत कम अमाउंट है। अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू देखो वो 2 लाख करोड़ है तुम्हारा। यूनियन टेरिटरीज जो आएगा वो भी बहुत कम अमाउंट है। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट देखो लगभग 6 लाख करोड़, हाँ, लगभग 6 लाख करोड़। तो ये वाला पैसा स्टेट के साथ शेयर नहीं करना पड़ता है। तो फाइनेंस कमीशन का जो रिकमेंडेशन होता है बच्चे लोग, वो होता है कि आपका भारत सरकार का जो टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट है उसका 41%। तो भारत सरकार को दूसरे तरीके से भी तो पैसा आ ही रहा है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब देखो ये नॉन टैक्स, क्योंकि सरकार टैक्स नहीं लगा रही है। तो शुरू में क्या था? इसमें टैक्स लगा रही थी सरकार, इसमें टैक्स नहीं लगा रही है। आया समझ में ना? देखो सेंटर का नेट टैक्स कितना हो गया, तो पूरा जोड़ो सब। सेंटर का नेट टैक्स रेवेन्यू कितना हुआ? 28 लाख करोड़। हाँ, उसके बाद फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना हुआ तुम्हारा? लगभग 6 लाख करोड़।
दोनों को जोड़ दोगे बच्चे लोग, दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा 34 लाख करोड़। होप सो समझ में आ गया होगा। और ऊपर में जाओ, ऊपर में देखो रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है 34 लाख करोड़, एक्सपेंडिचर कितना है 50 लाख करोड़, अभी भी बीच में गैप है ना, अभी बीच में गैप है 16 लाख करोड़ का। तो 16 लाख करोड़ कहाँ से आएगा, तो देखो आगे देखो। यहीं पे बात करेंगे हम लोग कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि रिसिप्ट दो टाइप का हो सकता है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट हो सकता है, फिर रेवेन्यू रिसिप्ट भी दो टाइप का हो सकता है, एक टैक्स और नॉन टैक्स। और कैपिटल रिसिप्ट देखेंगे, और रिसिप्ट दूसरा टाइप का कैपिटल रिसिप्ट। और कैपिटल रिसिप्ट भी दो टाइप का हो सकता है, एक नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट और एक तुम्हारा डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। अच्छा पहले समझो डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या है, जहाँ पे केंद्र सरकार के ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट, क्योंकि केंद्र सरकार को वो पैसा लौटाना पड़ेगा, केंद्र सरकार को पैसा लौटाना पड़ेगा। तो देखो इसमें तुम समझ सकते हो कि डेप्ट रिसिप्ट यानी कि जो बोरोइंग कर रही है भारत सरकार, उस अधिकतर 95% ज़्यादा तो बोरो ही कर रही है। और थोड़ा सा वही रिकवरी ऑफ लोन एंड में जो भारत सरकार ने दिया था पहले पैसा किसी को, उसका इंटरेस्ट नहीं, उसका पूरा रिकवरी हो रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट यदि रिकवरी होगा तो फिर ऊपर कैटेगरी में चला जाएगा, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट में चला जाएगा। यहाँ पे क्या कि जो भी लोन दिया भारत सरकार ने, जो भी एडवांसेस दिया किसी भी स्टेट को या किसी भी संस्था को, और वो पूरी तरीके से चुकता हो रहा है, तो वो नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि इससे सरकार का कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रहा है। एंड प्लस अदर रिसिप्ट ऑल्सो, अदर रिसिप्ट में क्या है डिसइन्वेस्टमेंट है, क्योंकि देखो सरकार अब एम्बिशियस नहीं है डिसइन्वेस्टमेंट को लेके। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे सरकार अपने PSUs का कुछ शेयर बेच दे, मगर बैक टू बैक अभी एक्सपीरियंस देखोगे मोदी सरकार का, तो डिसइन्वेस्टमेंट से कोई पैसा ज़्यादा नहीं आया, इसलिए टर्मिनोलॉजी लिख दिया गया अदर रिसिप्ट। तो देखोगे पता चलेगा तुमको नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट है वो 1 लाख भी नहीं है, 1 लाख से भी कम है। हाँ, तो उसका मेजर पोर्शन क्या है तुम्हारा कैपिटल रिसिप्ट का, जो मेजर पोर्शन क्या है तुम्हारा डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट है, जो कि लगभग तुम्हारा कैसे 15 लाख करोड़ के आसपास है। तो इसको 15 लाख करोड़ मान लो डेप्ट रिसिप्ट को, नॉन डेप्ट को लगभग तुम 1 लाख मान लो, दोनों को जोड़ोगे तो 16 लाख करोड़ हो जाएगा। ये मैं इसलिए टर्मिनोलॉजी लिखा रहा हूँ, इसलिए रफ फिगर की काम आएगा समझने में। तो जोड़ दिए ना, तो अब क्या हुआ, तो जो सरकार ने जो लिया है लगभग 15 लाख करोड़ जो सरकार ने लिया है, वो GDP का कितना परसेंटेज है 4.4% ऑफ द GDP है। इसलिए इस बार जो फिजिकल डिफिसिट कितना हुआ है 4.4%। आया समझ में ना, तो जोड़ दो, इसको दोनों को जोड़ दोगे बच्चे लोग यहीं पे, तो टोटल रिसिप्ट कितना हुआ, टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट, टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या है कि टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट दोनों को जोड़ देगा कितना हुआ 34 लाख करोड़ हो गया ना। फिर यहाँ पे टोटल कैपिटल रिसिप्ट देखो, टोटल कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या हुआ कि नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट और डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, तो 16 लाख करोड़ हो गया, दोनों को जोड़ोगे तो 50 लाख करोड़, और यही 50 लाख करोड़ जो टोटल रिसिप्ट है इसी को खर्च करना है, एक्सपेंडिचर करना है। आया समझ में, 50 लाख करोड़ खर्च होगा, समझ गए, 50 लाख करोड़ खर्च होगा। आज इसमें से लगभग कह सकते हो 15 लाख करोड़ मार्केट बोरोइंग किया गया, लगभग मैं बता रहा हूँ, सारे 15 भी बोल सकते हो, लगभग 15 लाख करोड़ मार्केट बोरोइंग है। होप से समझ में आ गया होगा ये पिक्चर तुम लोग को, ऐसे क्लियरिटी मिला कि कहाँ से पैसा कितना कितना आने जा रहा है। आया नहीं है, आने जा रहा है। बजट क्या होता है, हमेशा फोरकास्ट किया जाता है। अच्छा यहाँ पे देखो तुमको बहुत ही अनोखा तुमको यहाँ पे फिगर मिलेगा, कंपैरिजन मिलेगा। अच्छा अब यहाँ पे देखो सबसे चौंकाने वाला चीज़ जो है बच्चे लोग, वो इनकम टैक्स। इस बार देखो इनकम टैक्स, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ इनकम टैक्स सबसे आगे निकल गया। हाँ, इनकम टैक्स यानी मान लो कि सरकार को 1 रुपया, सरकार 1 रुपया जो कमा रही है, हाउ द रुपी कम्स फ्रॉम, जो सरकार 1 रुपया कमा रही है तो उसमें कितना कितना पैसा कितना कितना अलग अलग जगह से आ रहा है। तो इनकम टैक्स, पर्सनल टैक्स से भारत सरकार को 22 पैसा आना वाला है, यानी कि 1 रुपया आ रहा है उसमें 22 पैसा कहाँ से आएगा, इनकम टैक्स से आएगा, सबसे बड़ा कंपोनेंट, क्योंकि इसका टोटलिटी में देखो तो 14 लाख करोड़ है। जबकि पिछले साल बच्चे लोग 14 और 24 और 25 का केवल 19 ही पैसा था, और 19 पैसा से 22 पैसा हुआ है। तो देखो अपने आप में एक खतरनाक ट्रेंड है कि नहीं है, कि जबकि इसके साथ जबकि एक साल में जो 12 लाख रुपया कमा रहा है, 12 लाख तक कमा रहा है, उसको रिबेट देने के बाद है ये, तो समझ सकते हो टैक्स बॉइंसी कितना होगा, टैक्स कलेक्शन कितना होगा पर्सनल टैक्स का। बाकी तुमको बहुत अंतर नजर नहीं आएगा। देखो कॉर्पोरेशन टैक्स कितना है, पहले 17% था, 17%, अभी भी 17% बोले 17 पैसा, ठीक है। देखो बोरोइंग और अदर लाइबिलिटी पहले कितना था, देखो पहले 27 था बोरोइंग और अदर लाइबिलिटी, जो सरकार बोरो करती थी, जो पैसा आता था बोरो करके। तो कहोगे सरकार इसलिए इस बार इसलिए फिजिकल डिफिसिट कम है। अच्छा पिछले बार फिजिकल डिफिसिट कितना था, ये सवाल होना चाहिए था तुम लोग का। पिछले बार 4.9% था फिजिकल डिफिसिट GDP का,
मगर जब रिवाइज एस्टिमेट किया गया तो 4.8 निकला, क्योंकि साल लगभग खत्म होने को है, पिछला साल खत्म होने 24 और 25 लगभग खत्म होने को है ना। तो जब रिवाइज एस्टिमेट किया गया तो जो सरकार ने 4.9% बोला था वो 4.8 हुआ है। देखो 27 पैसा उस समय बोरोइंग करके आया था, मगर इस बार जो आने वाला है तुम्हारा बोरोइंग वो भी तुम्हारा 24 पैसा ही आने वाला है। तो इसमें भी तुम बहुत बड़ा शिफ्ट देख सकते हो, ये भी बहुत बड़ा शिफ्ट है, समझ गए ना। हाँ, ये भी बहुत बड़ा शिफ्ट है। अब दूसरा देखते हैं नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। देखो तो बहुत कम है, पहले भी 1 पैसा था, ये भी 1 पैसा। देखो नॉन डेप्ट कितना है, वही 1 लाख करोड़ के आसपास है कि नहीं है। नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट वही रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट, समझ गए। हाँ, इसमें ये भी देखो नॉन टैक्स रिसिप्ट। देखो तो नॉन टैक्स रिसिप्ट पहले कितना था, 9 था, अभी भी 9 है, समझ गए। जीएसटी देखो, जीएसटी पहले कितना था, 18 पैसा, तो अभी भी 18 पैसा ही है, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। और उसमें देखो यूनियन एक्साइज देखो वो भी लगभग वही है, 5 है। कस्टम देखो वो भी 4 है। हाँ, समझ गए। एक यहाँ से एक ट्रेंड पता चला ना तुम लोग को, बोरोइंग करके सरकार जो सरकार लाती थी वो कम की है, 27 से 24 की है, 24 पैसा। और सबसे बड़ा अनोखा चीज़ क्या है, इनकम टैक्स, जो कि पहले 19 पैसा आता था इनकम टैक्स से सरकार को, तो इस बार कितना आएगा, 22 पैसा। 22 पैसा आएगा तुम्हारा पर्सनल टैक्स। ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड है इस बार का। अच्छा, तो ये पैसा कहाँ से आता है, 1 रुपया आता है तो अलग अलग पैसा कहाँ कौन से सोर्स से आ रहा है। सिमिलरली तो पैसा जा कहाँ रहा है, 50 लाख करोड़ बजट खर्च कर रहे हैं ना, कहाँ जाएगा ये। तो देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं इंटरेस्ट पेमेंट में। पहले इंटरेस्ट पेमेंट में कितना, क्योंकि पब्लिक डेप्ट है ना, फिजिकल डिफिसिट ओवर द पीरियड क्या हो जाता है, पब्लिक डेट बन जाता है। और उसी को प्राइमरी डिफिसिट से दिखाए हैं बच्चे लोग। उस समय प्राइमरी डिफिसिट किए थे ना हम लोग, प्राइमरी डिफिसिट इक्वल टू फिजिकल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पब्लिक डेट। तो तुम देख सकते हो अधिकतर पैसा है ना, अच्छा खासा पैसा, अधिकतर तो बोलना गलत बात होगा, एक ह्यूज चंक हमारा इंटरेस्ट पेमेंट में ही चला जाता। बताओ उस समय हम 19 पैसा इंटरेस्ट पेमेंट में देते थे, इस बार हम 20 पैसा दे रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा, क्योंकि ओवर द पीरियड जमा हो जाता पैसा बहुत ज़्यादा, समझ गए ये चीज़। सब्सिडी देखो, सब्सिडी 6 पैसा दे रहे थे पहले भी, और अभी भी 6 पैसा देंगे सब्सिडी के लिए, वही फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी है ना, ये सभी चीज़ ये हो गया। उसका देखो फाइनेंस कमीशन, हाँ यहाँ पे देख लो फाइनेंस कमीशन के हिसाब से, फाइनेंस कमीशन जो दिया आता है, ठीक है। हाँ, अदर ट्रांसफ़र पहले कितना 9 पैसा जाता था, इस बार कितना जाएगा, 8 पैसा जाएगा। ओवरऑल बता रहा हूँ मैं, ओवरऑल समझ गया कितना जाएगा, 8 पैसा जाएगा। ओवरऑल क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि 41% जो हम लोग बात करते हैं, 41% किसका बात कर रहे थे, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट का। ओवरऑल देखोगे तो कितना होगा तुम्हारा, 8% होगा वो ओवरऑल। 100 पैसा में 8 पैसा जा रहा है, तो 100 पैसा में 8 पैसा का परसेंटेज निकालो, पता चल जाएगा तुमको, समझे ना। आगे देखो ये यहाँ पे 21 पैसा पहले जाता था तुम्हारा वही स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज में, ठीक है, यानी कि जो भी है तुम्हारा 22, पहले 21 पैसा जाता था, अभी 22 पैसा जाएगा। पेंशन में देख सकते हो पहले 4 पैसा जा रहा था, अभी भी 4 पैसा जा रहा है। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड मैं कहना चाहूँगा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रली सेक्टर स्कीम। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में सरकार का 8 पैसा जाता है, जबकि ठीक इसका डबल सेंट्रली सेक्टर स्कीम में जाता है 16 पैसा, और पहले भी ट्रेंड से भी था। तो इस बार कहो कि सर पैसा जो जा रहा है उसमें सबसे बड़ा चेंजेस कहाँ नज़र आ रहा है, तो सबसे बड़ा चेंजेस तुमको, हाँ, उस तरह का बहुत बड़ा चेंजेस नज़र नहीं आया। जैसे इससे पहले जो रुपीज़ जो आ रहा था उसमें बहुत बड़ा चेंजेस नज़र आया तुमको इनकम टैक्स में बहुत बड़ा नज़र आया था, और इंटरेस्ट जो पेमेंट किया जा रहा था उसमें तुमको नज़र आया। बट इसमें तुम कहोगे कि पिछले बार की तरह ही है, बस इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ा है, थोड़ा सा बढ़ा है, 20 पैसा हुआ है पहले कंपेयर में। देखो 16 पैसा तुम्हारा सेंट्रल सेक्टर स्कीम के लिए पहले भी जा रहा था, अभी भी जा रहा है। सेंट्रली स्पॉन्स स्कीम के लिए तुम्हारा 8 पैसा पहले भी जा रहा था, अभी भी जाएगा। तो कोई बहुत बड़ा चेंजेस तो नज़र नहीं आया। स्टेट शेयर ऑफ टैक्स जो स्टेट का जो अपना होगा, जीएसटी में स्टेट को भी जाता है ना जी, हाँ, तो पहले 21 पैसा था, अभी 22 पैसा है। तो जो रुपीज़ जो गोल्स है उसमें कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं है। हाउ रुपीज़ कम्स उसमें चेंजेस नजर आए, और उसमें जो सबसे बड़ा चेंजेस क्या है, इनकम टैक्स, समझ गए। अब देखो बिल्कुल जो पढ़ाए हैं उसको समझ लो। कोविड ईयर देखो बच्चे लोग, कोविड ईयर में देखो सब ग्राफ बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। फिजिकल डिफिसिट देखो कोविड ईयर में 9.2% पहुंच गया था उस फाइनेंशियल ईयर में। उसके बाद घटा घटते तुम्हारा 4.4 हुआ ना। इस बार का जो एस्टिमेट किए हैं
इससे पहले क्या बताया थे, पिछले साल जब बजट आया था तो मोदी सरकार ने क्या बोला था 4.9, मगर जब बजट रिवाइज एस्टिमेट किया गया तो केवल 4.8 ही हुआ। ये ट्रेंड लिख लोगे तो ठीक है, हम बहुत क्लोज जा रहे हैं। अच्छा, इस बार एक चीज़ और बोलना चाहते हैं, इस बार फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है एक चीज़ को लेकर। अभी तक खाली हम लोग बात करते हैं फिस्कल डिफिसिट, तो 2 साल पहले तो निर्मला सीतारमण ने ये स्पष्ट कर दिया था कि 2025 और 26 तक हम क्या कर देंगे, 4.5% से नीचे ला देंगे, जो कि उन्होंने ला दिया। इस बार लिमिट करेंगे 4.5 तक, ये स्टेटमेंट दिया था उन्होंने 1-1.5 साल पहले की बात है। इस बार निर्मला सीतारमण ने क्या कहा कि अब से जो नया बजट आएगा उसमें हम पब्लिक डेब्ट का भी ख्याल रखेंगे। ये बड़ी बात है ना, पब्लिक डेब्ट का भी ख्याल रखेंगे, क्योंकि हमें अभी जस्ट देख रहे थे पब्लिक डेब्ट को चुकाने के लिए 22 पैसा लगभग जा रहा था ना जी। तो नया हो सकता है कि आने वाले बजट में ना सरकार एक पैरामीटर लेकर आए, पब्लिक डेब्ट का भी पैरामीटर लेकर आए, उससे और रियल पिक्चर समझ में आएगा। ये हुआ। चलो रेवेन्यू डिफिसिट देखो, रेवेन्यू डिफिसिट देखो बच्चे लोग, तुम देखो कोविड ईयर में 7.3% था, यानी कि जो सरकार जो खर्च कर रही थी और तुम्हारा सरकार का जो रिसीव हो रहा था, जो माइनस है रेवेन्यू डिफिसिट 7.3% था। अभी घर कितना हुआ 1.9। चलो ठीक है, कंपेयर तुम पिछले साल का ही कंपेयर कर लो ना, जो रिवाइज एस्टीमेट है उस समय 1.9% था। घट कितना हो गया तुम्हारा 1.5%। दिख रहा है रेड लाइन, रेवेन्यू डिफिसिट रेड लाइन। %1.9 पिछले बार, इस बार कितना होगा 1.5% होगा। अच्छा, इसमें तुम जो भी स्टेट को ग्रांट्स मिला, कैपिटल एसेट बनाने के लिए, उसको घटा दो तो इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट ना, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट देखो कितना था बच्चे लोग, 1% था पहले रिवाइज एस्टीमेट करके। इस बार तो गजब होने जा रहा है, 0.3 होने जा रहा है। इसका मतलब अधिक से अधिक भारत सरकार का जो पैसा है, रेवेन्यू डिफिसिट है, अधिक से अधिक कहाँ जा रहा है खर्च होने के, कैपिटल एसेट क्रिएट करने के लिए जा रहा है वो, बहुत इंपॉर्टेंट। अब प्राइमरी डिफिसिट देख लो, प्राइमरी डिफिसिट कितना, प्राइमरी डिफिसिट मतलब क्या, फिजिकल डिफिसिट माइनस पब्लिक डेब्ट, माइनस पेमेंट ऑन पब्लिक डेब्ट। पहले कितना था 1.3 था, वो घट के तुम्हारा 0.8% हो रहा है जीडीपी का। तो हम कहेंगे हर एक पैमाना में, चाहे फिजिकल डिफिसिट हो, चाहे रेवेन्यू डिफिसिट हो, चाहे इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट हो, चाहे प्राइमरी डिफिसिट हो, हर एक पैमाना में पिछले बार कंपेयर में इस बार बेटर है। समझ गए ना। और देखो एकदम ग्राफ नीचे जा रहा है, देख रहे हो ना, ग्राफ नीचे जा रहा है। देखो 6.4 था, घट के 5.6 हो गया, 4.8 हो गया, और इस बार तुम्हारा 4.4 होगा। देख रहे हो। हाँ, कोविड ईयर से देखो, रेवेन्यू डिफिसिट देखो तुम्हारा 7.3 था कोविड ईयर में, फिर 4.4 हुआ, फिर 4 हुआ, 2.6 हुआ, 1.9 हुआ, फिर 1.5 होगा। कांस्टेंट डिक्रीज है ना। उधर देखो इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट देखो, 6.1 है, घट के 3.3 हुआ, 2.8 हुआ, 1.6 हुआ, 1.3 हुआ, और तुम्हारा घट के तुम्हारा 1 हुआ। रेवेन्यू डिफिसिट मतलब वो तुम्हारा ग्रीन कलर का है, सॉरी मैंने उसका बोल दिया। और फिर से जाते हैं तुम्हारा, इधर देखते हैं कोविड ईयर देखो 6.1 है, घट के तुम्हारा कितना हुआ लगभग 3.3, क्योंकि दोनों मर्ज कर गया है वहाँ पे 3.3। और उसका देखोगे तुम्हारा 3 है, वो नीचे आ गया है ग्रीन लाइन। उसका देखोगे तुम्हारा 2, उसका देखोगे 1, उसका देखो 0.3। गजब ना। प्राइमरी डिफिसिट भी देखो, ट्रेंड देखो ना, प्राइमरी डिफिसिट का 5.7, 3.3 है ना, 2.8, 1.6, 1.3 और 0.8। यानी कि तुमको कोविड ईयर के बाद हर एक पैमाने में तुमको प्रत्येक साल तुमको डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। आया समझ में ये चीज। हाँ, पूछता है यूपीएससी, ट्रेंड ही ना पूछता है, बोलो क्या बोल रहे हो। 16-17 का कंपैरिजन किया जाए सर, तो अभी भी अपना अनुमान नहीं पहुंचा। अच्छा, कोविड के पहले तो अलग था स्थिति, कोविड के पहले तो बहुत सारा ग्राफ ही अलग था। जैसे डायरेक्ट टैक्स इंडायरेक्ट टैक्स भी करोगे तो अलग हो जाएगा। हम लोग कोविड ईयर, क्योंकि कोविड ईयर एक ऐसा था कि भूचाल वाला ईयर था, जिसने पूरी तरीके से इकोनॉमी को बदल दिया। मगर उसके बाद देखो ना हम लोग किस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। अभी तक सर रिकवर नहीं कर पाए। अच्छा, तुम बात करते हो कोविड ईयर से पहले हम लोग एफआरबीएम का वो अचीव करने जा रहे थे, 3.2, 3.3 फिजिकल डिफिसिट था। अचानक कोविड आया, अचानक देखो कितना जंप हो गया, 9.2 फिजिकल डिफिसिट चला गया। तो देखो ना वहाँ पे लिखा गया ना 4, देखो 4 पे थे ना हम लोग। हाँ, 2019 और 20 में 4, उससे पहले देखो 18-19 में 3.4 पहुँच गए थे। तो नियर हम लोग अचीव करने जा रहे थे, कोविड ईयर आया, पूरी तरीके से धराशायी हो गया। एफआरबीएम बोला है कि 3% तक आप करिए, 3% तक बोला गया है। स्टेट और सेंटर को भी बोला, सेंटर को भी बोला कि 3% तक ले जाइए अपना फिजिकल डिफिसिट। हाँ, और स्टेट को भी कहा कि 3% तक ले जाइए।
लगभग ले गए थे। देखो ना 18-19 में 3.4 आ गए थे हम लोग। हाँ, उसका थोड़ा बढ़ा हमारा 19 और 20 में, क्योंकि 19 और 20 का भी स्थिति अच्छा नहीं था इकोनॉमी का, कोविड ईयर से पहले भी। अब कोविड ने तो पूरी तरीके धराशायी कर दिया। आगे देखो। अच्छा, मन में क्यूरियोसिटी होगा ना कि पैसा कहाँ कहाँ से आएगा। तो देखो अभी जस्ट हम बोले हैं तुम लोग को डेप्ट रिसिप्ट नेट कितना होगा, 16,000 करोड़, लगभग वही 15 लाख करोड़ देख लो, क्योंकि नॉन डेप्ट से भी तुम्हारा लगभग 1 लाख करोड़ आया ना, जिसको 15 लाख करोड़ होगा। अब ये 15 लाख करोड़ में लिखना है बच्चे लोग को मार्केट बोरोइंग जो G-Sec है, लॉन्ग टर्म जो बॉन्ड्स होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म जो बॉन्ड होगा वो तो TCL कहते हैं, ट्रेजरी बिल कहते हैं। इस बार ट्रेजरी बिल से शॉर्ट टर्म बॉन्ड से 1 पैसा भी नहीं लिया जाएगा, 1 पैसा भी मोबिलाइज नहीं किया जाएगा। जितना भी किया जाएगा तुम्हारा G-Sec यानी कि 1 साल से ज़्यादा मैच्योरिटी वाला बॉन्ड होगा, वो जो 1 साल से ज़्यादा मैच्योरिटी वाला बॉन्ड है उसको तुम्हारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहते हैं, और वही गवर्नमेंट सिक्योरिटी यदि 1 साल से नीचे वाला हो तो उसको ट्रेजरी बिल कहते हैं। तो जो मार्केट बोरोइंग होने जा रहा है, अब देखो कौन सब्सक्राइबर होता है, बैंक सब सब्सक्राइबर होता है सरकार का। सरकार जब बॉन्ड इशू करती है तो बैंक सब उसको सब्सक्राइब करती है, और अपना वो जो SLR सब में है, SLR में भी एज अ रिजर्व के रूप में रखती है, वो समझ गए ना। तो बैंक हो गया, इंश्योरेंस हो गया, सब सब्सक्राइब करती है तुम्हारा G-Sec को। तो उस सब्सक्राइब करके कितना आ जाएगा, लगभग 11 लाख करोड़, यानी कि टोटल जो बोरोइंग है भारत सरकार का, मार्केट बोरोइंग जो है, यानी कि टोटल जो बोरोइंग है, जो तुम्हारा अपने आप में क्या है, तुम्हारा डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट कह सकते हो, डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, वो 15 लाख करोड़ का, उसमें से 11 लाख करोड़ G-Sec इशू करेगी, मार्केट बोरोइंग करेगी। मार्केट बोरोइंग का मतलब G-Sec करना। ट्रेजरी बिल से 0 रुपीज़ कुछ नहीं करने जा रहा है। एंड सिक्योरिटी अगेंस्ट स्मॉल सेविंग, यानी कि स्मॉल जो पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं ना हम लोग, अलग अलग योजना होता है ना, कन्या समृद्धि योजना, या जो ओल्ड एज वाले जो लोग होते हैं उसके लिए योजना होता है, तो वहाँ से कितना पैसा मोबिलाइज किया जा रहा है, तो 3 लाख करोड़, लगभग 3 लाख करोड़। तो 11 लाख करोड़ और 3 लाख करोड़ जोड़ो कितना हो गया, लगभग 14 लाख करोड़ हो गया ना। तो जो मेजर चंक है बच्चे लोग, जो अधिक से अधिक जो पैसा है, यही 2 चीज़ से लिया जाता है, यही 2 चीज़ से लिया जाएगा। अच्छा, मैं कुछ बोलना चाहूँगा इसके बारे में। देखो मार्केट बोरोइंग, सरकार हमेशा कोशिश करती है कि मार्केट बोरोइंग ज़्यादा ना कर ले। अच्छा, इसमें एक एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, दोनों लिख लेना, दोनों समझ लेना। यदि G-Sec इशू करके सरकार यदि पैसा मोबिलाइज कर रही है तो सरकार को सबसे बड़ा फायदा है इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट देना पड़ता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ना, वो गवर्नमेंट का बॉन्ड है, तो उस पर जो भी सब्सक्राइब कर रहा है उतना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट को, तो इंटरेस्ट का फायदा होता है। मगर नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि जो प्राइवेट प्लेयर को स्पेस मिलना चाहिए मार्केट से मनी बोरो करने का, वो स्पेस कम हो जाता है। तो इसलिए सरकार भी बहुत फूक के कदम निभाती है, और सरकार भी कोशिश करती है कि मार्केट बोरोइंग इतना ज़्यादा ना किया जाए जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर को जो पैसा मिलेगा बैंकिंग चैनल से उसमें कोई दिक्कत हो जाए। इसलिए बहुत ही सोच समझ के सरकार काम करती है, और फलस्वरूप क्या किया, 11 लाख करोड़ मार्केट बोरोइंग करने जा रही है। कुछ स्पेस देगी प्राइवेट प्लेयर को भी, ताकि वो पैसा वहाँ से निकाले, बैंक से पैसा मिले और वो क्राउड इन करे, जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ है ना भारत सरकार का, उस पर खर्च करे। अच्छा, दूसरा देखते हैं सिक्योरिटी अगेंस्ट स्मॉल सेविंग। सिक्योरिटी अगेंस्ट स्मॉल सेविंग मतलब वही पोस्ट ऑफिस वाला सब जो है। इसमें सरकार को फायदा भी है, सरकार को नुकसान भी है। सरकार को फायदा क्या है कि सरकार को फायदा ये कि बिल्कुल यहाँ से ले लिए तो वो स्पेस बच गया, मार्केट बोरोइंग वाला स्पेस बच गया तो वो चला जाएगा, तो सरकार के लिए दूसरा तरीका। और सरकार का नुकसान क्या है कि इंटरेस्ट पेमेंट बहुत देना पड़ता है, 7%, 8%, 9%, 10%, क्योंकि एक सोशलिस्ट पैटर्न वाला चीज़ है ये प्रोग्राम सब, ये हो गया। अच्छा, स्टेट प्रोविडेंट फंड से भी छोटा सा अमाउंट लेगी, ठीक है, और इंटरनल डेप्ट और पब्लिक अकाउंट से भी थोड़ा सा अमाउंट लेगी, ज़्यादा नहीं है वो। एक्सटर्नल डेप्ट तो कितना कम है, बाहर से जो ले रहे हैं, देखो ना के बराबर है, देखो तो कितना है, 23,000 है, वो 23,000 करोड़ है, उसको याद करने की भी जरूरत नहीं है। तो मेन जो कंपोनेंट क्या है तुम्हारा, मार्केट बोरोइंग है, और दूसरा कंपोनेंट क्या है, सिक्योरिटी अगेंस्ट स्मॉल सेविंग। अच्छा, यहाँ पे देखो ड्रॉ डाउन ऑफ कैश बैलेंस। ड्रॉ डाउन ऑफ कैश बैलेंस का मतलब क्या होता है, ड्रॉ डाउन ऑफ कैश बैलेंस का मतलब जो RBI का जो रिजर्व्स है ना, वहाँ से पैसा को यूज़ करना। और ये तुम्हारा सरप्लस ट्रांसफर नहीं है ये, जैसे जानते हो ना कि RBI सिंस प्रोमोटर है भारत सरकार का, जो भी पैसा कमाती है, जो भी सरप्लस होता है भारत सरकार को वो ट्रांसफर कर देती है, उसको बोलते हैं सरप्लस ट्रांसफर। मैं ये जो ड्रॉ डाउन ऑफ कैश बैलेंस है ये सरप्लस ट्रांसफर नहीं है, जो भी कैश रिजर्व है RBI का, तो उसमें कुछ पैसा सरकार यूज़ कर सकती है, वो बहुत कम अमाउंट है, देखो बहुत कम अमाउंट है, 2000, हाँ है ना, 2000 समथिंग है तुम्हारा, 2000 करोड़ है, तो ओवरऑल जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा बच्चे लोग, 15 लाख करोड़। आया समझ में? तो ये 15 लाख करोड़ में जो सबसे ज़्यादा जो चंक सरकार कहाँ से उठा रही है,
जी सेक को इशू करके। इस बार कोई ट्रेजरी बिल भी 1 साल से पुराना वाला भी 1 साल से जो नीचे वाला जो है वो एक भी इशू नहीं करने जा रही है सरकार। 40 साल होगा। हाँ, तो क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड 40 साल तक मैक्सिमम तक हो सकता है। आगे देखो, यहाँ बिल्कुल यहाँ पे देखो समझो। अब तुम देखो एक चीज़, मार्केट बोरिंग देखो लगभग स्टैग्नेंट है, देख रहे हो ना। 11 लाख करोड़ लगभग मोबिलाइज किया जा रहा है सरकार। देखो पिछले बार भी लगभग सरकार वही की थी। रिवाइज एस्टीमेट देखोगे तो लगभग है ना तुम्हारा 11 और 12 लाख के बीच में है कि नहीं है। एक कांस्टेंट ग्राफ दिखेगा तुमको। 2022 और 23 के बाद मार्केट बोरोइंग, हाँ उसके बाद देखो 23 और 24 में मार्केट बोरोइंग बढ़ा ना, उसका लगभग कह सकते हो कि सेम पिक्चर है। वही 11 लाख 12 लाख करोड़ के बीच में मार्केट बोरोइंग कर रही है 2-3 साल में। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, अच्छा इस बार शॉर्ट टर्म बोरोइंग का ग्राफ ही नहीं दिख रहा होगा तुमको, है ना। शॉर्ट टर्म बोरोइंग का पिछले बार का ग्राफ क्या है, नेगेटिव था। इसका एक्सप्लेन किए थे पिछले बार। शॉर्ट टर्म बोरोइंग देखो माइनस में है ना 1.2। इसका मतलब क्या कि जो पहले वाला जो था उस पर है, कोई इशू नहीं किया। पहले वाला जो था, हाँ पहले वाला है, वो पहले वाला रिफ्लेक्ट कर रहा है। यानी कि सरकार ने पिछले साल ही इंटेंशन दिखा दिया कि कोई शॉर्ट टर्म बोरोइंग करने नहीं जा रहे हैं हम, कोई ट्रेजरी बिल इशू करने नहीं जा रहे हैं। और वो -1.2 है क्योंकि पिछले साल का पिछले साल वो था, उसको चुकाने के लिए गया है पैसा वहाँ पे। आया समझ में। अब देखो सिक्योरिटी अगेंस्ट स्मॉल सेविंग, GDP का कितना है देखो, तो देखो कितना हुआ है तुम्हारा, ये देख सकते हो तुम। सिक्योरिटी अगेंस्ट स्मॉल सेविंग ये बताया ना, लगभग कितना हो जाएगा तुम्हारा। हाँ, बजट एस्टिमेट जो किया गया है 3.4 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ के आसपास, क्योंकि उससे पहले कितना था 4 लाख करोड़, उससे पहले ज़्यादा था, समझा। और अदर्स वो याद करने की जरूरत नहीं है तुम लोग को। होप से समझ में आ गया होगा ये चीज़। तो ये तुम्हारा कितना लाख करोड़ तुम्हारा जाएगा, कहाँ से होगा सोर्सेस। आगे देखो, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुम सवाल पूछ रहे थे हमसे। इस बार जो टैक्स कलेक्शन है, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। बच्चे लोग, डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स एग्जाम्पल क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल GST है। अच्छा, किसी भी कंट्री में डायरेक्ट टैक्स बढ़े तो ज़्यादा बेटर, क्योंकि वो प्रोग्रेसिव टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्स जितना कम हो उतना बेटर है। क्यों? इनडायरेक्ट टैक्स तो हर कोई सेम ही दे रहा है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। अंबानी भी जो बिस्किट खरीदेगा उसके ऊपर उतना ही टैक्स देगा जो आम आदमी, जो गरीब आदमी खरीदेगा। तो ये तो नहीं होना चाहिए था ना। अंबानी के पास ज़्यादा पैसा है, तो किसी भी कंट्री में यदि डायरेक्ट टैक्स है तो ज़्यादा बेटर है। डायरेक्ट टैक्स से ज़्यादा कलेक्शन होना चाहिए। देखो डायरेक्ट टैक्स कितना है इस बार। डायरेक्ट टैक्स मतलब कॉर्पोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स दोनों को जोड़ दोगे तो GDP का 7.1% होगा। GDP का 7.1% तुम्हारा डायरेक्ट टैक्स से आ रहा है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या, इनकम टैक्स प्लस कॉर्पोरेशन टैक्स। और तुम्हारा जो इनडायरेक्ट टैक्स है जिसमें मेजर चंक क्या है GST, तो उसे कितना पैसा आ रहा है, 4.9% आ रहा है GDP का। दोनों को जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा। अब पिछले बार कितना था, लगभग वही था तुम्हारा 11.9, तो इस बार ही 12% है। 10 साल निकाल के देख लो बच्चे, पूरा 10 साल का आंकड़ा देख लोगे, 10 से लेकर 12% के बीच में ही हम लोग पेंडुलम की तरह घूम रहे हैं। और जबकि अब तुम स्टेट का भी जोड़ दो, स्टेट का जोड़ोगे तो 6 से 7% होगा, वही 18-19% हो जाएगा। और जबकि एक डेवलपिंग कंट्री में कम से कम 25-30% तक होना चाहिए टैक्स कलेक्शन इस तरह। तो यहाँ पे देखो पिछले आजा ये जो ग्राफ तुम देख रहे हो, लगभग कह सकते हो 9-10 साल का ग्राफ है। 2 ऐसा कंडीशन आया, 2 ऐसा फाइनेंशियल ईयर आया जहाँ पे आई रिपीट इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा हो गया डायरेक्ट टैक्स, यानी कि जो रिग्रेसिव टैक्स है वो ज़्यादा हो गया तुम्हारा प्रोग्रेसिव टैक्स। तो ईयर याद करना बहुत आसान है। एक याद कर लो नोटबंदी वाला ईयर, समझा, और एक याद कर लो तुम्हारा नोटबंदी वाला ईयर याद कर लो, और एक तुम कोविड वाला याद कर लो। देखो तो नोटबंदी वाला याद करोगे, देखो नोटबंदी कब हुआ था, 16 और 17 में असर पड़ेगा ना उसका। देखो तो 5.5% डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 5.6%, बढ़ा ना। इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा हुआ ना 0.1 से। उसके बाद हम लोग कोविड ईयर देखते हैं। कोविड ईयर कौन सा होगा, कोविड ईयर, हाँ कोविड ईयर भी देख सकते हो बिल्कुल। यहाँ पे देखो 20 और 21 4.8% क्या है तुम्हारा डायरेक्ट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स कितना है तुम्हारा 5.4%। तो ये 10 साल में ये 2 ईयर याद कर लोगे जहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा है डायरेक्ट टैक्स से। बाकी ये 2 साल को निकाल दोगे ना तो तुमको बाकी जितने भी साल है सब में दिखेगा तुमको कहीं ना कहीं डायरेक्ट टैक्स ही आ गया। और इस बार तो और खास हो गया ना, इस बार तो और खास हो गया। रिवाइज एस्टीमेट करो 2024 और 25 का जो भी बजट का रिवाइज एस्टीमेट, और इस बार जो बजट एस्टीमेट है यानी कि जो किया जा रहा है 6.9 पहले था डायरेक्ट टैक्स, इस बार 7.1 किया जा रहा है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स एज रिमेंस 4.9% ऑफ GDP, और इस बार भी 4.9% ऑफ GDP। तो जंप जो हुआ है वो डायरेक्ट टैक्स में ही हुआ ना, लेकिन पर्सनल टैक्स में ज़्यादा जंप हुआ है। इस क्योंकि 7.1 में भी देखोगे बच्चे लोग तो इसमें 2 कंपोनेंट आएगा ना, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स। तो कॉर्पोरेशन टैक्स तो कोई बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं है,
इनकम टैक्स बढ़ा है, उसकी वजह से 7.1 हुआ है। आगे देखो 0.2% बढ़ा है। ट्रेंड्स इन नेट रिसीप्ट ऑफ द सेंटर, रिसिप्ट जो है अभी जस्ट बताए तुम लोग को 28 लाख करोड़, ऊपर में देखे थे ना हम लोग। हाँ, ये तुम्हारा ये है टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, इसका बताए थे ना बच्चे लोग। देखो सेंटर का नेट टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है, 28 लाख करोड़। अभी जो फर्स्ट फिगर दिखाए हैं, पहले कितना था, रिवाइज एस्टिमेट करके लगभग कह सकते हो 25 लाख करोड़। तो 25 लाख करोड़ कंपेयर में तुम्हारा ये 28 लाख करोड़ है। अभी ये क्या है तुम्हारा सेंटर का नेट टैक्स रिसिप्ट है। नेट टैक्स रिसिप्ट समझे, ऊपर जाओ तो फिर से देखो पिक्चर देखो, यदि डेटा में कन्फ्यूजन हो रहा है तो देखो वहाँ पर, यानी कि स्टेट को शेयर दे दिया। 42 लाख करोड़ हुआ था ना ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, उसमें 14 लाख करोड़ दे दिया, तो कितना बचा सरकार को, 28 लाख करोड़। बिल्कुल वही मैं बोल रहा हूँ, समझो। तो 28 लाख करोड़, और उसका देखो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, जो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ कितना है तुम्हारा 5.8 लाख करोड़, बिल्कुल यही था ना जी। हाँ, और तुम्हारा जो नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट है जिसमें डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएगा, रिकवरी ऑफ लोन्स हो जाएगा, वो केवल तुम्हारा 0.8 लाख करोड़ है। तो कह सकते हो मेजर चंक तो हमेशा सेंटर नेट टैक्स रिसिप्ट ही रहता है, इसलिए नेट दिया क्योंकि आफ्टर ट्रांसफर टू द स्टेट एज पर द फाइनेंस कमीशन। तो पहले का ट्रेंड देखो, पहले के ट्रेंड से तुमको नजर आएगा, बढ़ते हुए नजर आएगा। सेंटर का जो नेट टैक्स रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है। अब इसमें रेफरेंस लेते हैं हम लोग 2021 और 22 से लेते हैं, 18, 21, 23, 25 और 28 दिखा तुमको बढ़ते हुए। इतना नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट भी देखो, तो ये तुम्हारा उस तरह नहीं दिखेगा। 3.7 है, 2.9 है, 4 है, यानी कि हम 2022 और 23 से ले तो ये ग्राफ भी इंक्रीज दिखेगा हमें, 2.9, 4, 5.3 और 5.8। ठीक है, मैं 5 साल करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि 3.7 भी आएगा उसमें। आया समझ में ना। अब बाकी डिसइन्वेस्टमेंट तो क्लियर दिख रहा है, फेलियर है सरकार का, कहाँ बढ़ रहा है। देखो इससे पहले 18-19 में देखो 1.1 चला गया था। देखो 18-19 में जो नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट है उसमें डिसइन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चंक था वो, और उससे पहले भी देखो 1.2 है, मैं उस तरह का अब नहीं आया, समझ गए। यहाँ पे देखो, अच्छा ये भी तो खास, बहुत खास है। देखो अब ये समझना होगा कि भारत सरकार पिछले बार कितना बोली थी कि 11.11 लाख करोड़ हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए दे रहे हैं, मगर जब रिवाइज एस्टिमेट किया गया तो कितना निकला, 10.2 लाख करोड़ निकला। ठीक है, उससे पहले 2023 और 24 में बोला गया सरकार के द्वारा कि 10 लाख करोड़ देंगे, बट जब रिवाइज एस्टिमेट किया गया तो 9.5 लाख करोड़ निकला। हाँ, होता है ऐसा कि आप कम दे रहे हो, कई बार ज़्यादा भी होता है। तो 9.5 लाख, 10.2 लाख, और इस बार जैसे पिछले बार बोला गया था 11.11 लाख करोड़ देंगे, इस बार बोला गया कि लगभग वही रखेंगे, 11.2 लाख करोड़ देंगे। तो पिछले बार जो एलोकेट किया था उससे कोई ज़्यादा एलोकेशन नहीं हुआ है इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर में, बस 11.2 लाख करोड़ सरकार खर्च करने जा रही है कैपिटल एसेट को क्रिएट करने के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। आया समझ में ये चीज़। दूसरा देखो ग्रांट्स इन एड रेवेन्यू डिफिसिट में याद करो, एक कंपोनेंट ग्रांट्स था ना जो दिया जाता था किसको, स्टेट को कैपिटल एसेट क्रिएट करने के लिए। तो देखो इस बार गजब है, पिछले बार 3 लाख करोड़ दिया गया था, पिछले बार जो रिवाइज एस्टिमेट किया गया, इस बार 4.3 लाख करोड़ दिया जा रहा है। तो हम कहेंगे इसमें भी जंप है, समझे। और इस तरह देख सकते हो इफेक्टिव, यानी कि दोनों को जोड़ दो, क्योंकि स्टेट को जो मिल रहा है तो स्टेट तो कैपिटल रिसिप्ट क्रिएट कर ही रहा है और कैपिटल एसेट क्रिएट कर ही रहा है, दोनों को जोड़ दोगे 11.2 प्लस 4.3 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 15 लाख करोड़ इस बार टोटल में कैपिटल एसेट क्रिएट करने के लिए जाएगा पैसा। तो पिछले बार कितना था, 13 लाख करोड़ लगभग, उससे पहले कितना था, 12.5 लाख करोड़। तो ये भी तुमको जब दिखेगा कि केंद्र सरकार कितना ज़्यादा सीरियस है कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेके। हाँ देखो 22-23 में 10.5 लाख करोड़ टोटल, 12.5 लाख करोड़, लगभग 13 लाख करोड़, और इस बार 15.5 लाख करोड़, ये भी ग्राफ बढ़ रहा है ना। हाँ अब यहाँ पे देखो परसेंटेज ऑफ जीडीपी, जो 15.5 लाख करोड़ देख रहे हो ना, इस 15.5 लाख करोड़ परसेंट जीडीपी कॉन्टेक्स्ट में कितना है, तो 3.1%। जीडीपी कॉन्टेक्स्ट में 3.1%। जबकि बच्चे लोग, जबकि तुम लोग देखो 17, 18 और 18-19 का तो 1.5 और 1.6% था ना। हाँ मैंने गलती में शुरू में गलती में बोल दिया कि 3.5%, 3.5% नहीं है वो 3.1% है। मगर तुम देखो ना 1.5% डबल हुआ कि नहीं हुआ, 3.1%। यानी कि 5-6 साल में भारत सरकार जो जीडीपी का खर्च कर रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर वो लगभग डबल खर्च कर रही है।
हाँ 1.5 1.6% था, अभी देखो 3.1 हो गया। समझ गए ना। और ओवरऑल कहोगे तो उससे ज़्यादा है, ये तो सरकार का है। जब सरकार जब क्रिएट करी कैपिटल एसेट के लिए, देखो किसको 1.2% देगी, किसको, स्टेट्स को, पुट टुगेदर 4.3%। हाँ, आज देखो उस समय देखो 2.7 था, 2.7 का देखो लगभग डबल हो जाएगा 4.3, तो डबल नहीं होगा, उससे कई गुना ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो केंद्र सरकार है, इसने पूरी तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर को पूरा फोकस किया है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ जीडीपी ऑल्सो। आगे देखोगे आए क्या, हाँ टोटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर जैसे देख सकते हो, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर और तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये तुम्हारा परसेंटेज ऑफ जीडीपी दिया गया है तुम्हारा, ये बताए थे ना उस समय फिगर में 4.3% जो तुम्हारा क्या है इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर होने जा रहा है। जस्ट अभी देखे थे हम लोग, इफेक्टिव पूरा जोड़ के, स्टेट और सेंटर पुट टुगेदर, क्योंकि बहुत सारा पैसा स्टेट में जो जा रहा है तो उससे कैपिटल एसेट क्रिएट हो रहा है ना, तो 4.3%, इससे पहले 4.1% था। अब दूसरा देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है तुम्हारा जो जा रहा है अच्छा खासा खर्च होने के लिए, वो 9.8% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार खर्च कर रही है, सरकार खर्च कर रही है ना, तो क्या है 9.8%। लेकिन पुट टुगेदर कर दोगे टोटल एक्सपेंडिचर जो भारत सरकार का हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर वो कितना है तुम्हारा 14.2% है। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है तुम्हारा 14.2%। पिछले बार कितना था, लगभग तुम्हारा 14.6% था। इस बार कितना है तुम्हारा जीडीपी का 14.2% है टोटल एक्सपेंडिचर। और कितना ये एब्सोल्यूट टर्म में देखो तो 50 लाख करोड़, 50 लाख करोड़ क्या है तुम्हारा 14.2% है जीडीपी का। समझ गए ना। तो 4.3% जा रहा है तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर में, और जो 9.8% जो है तुम्हारा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो छोड़ के, बाकी छोड़ के, समझ गए ना, अदर दैन जीआईए कैपेक्स, उसको छोड़ के, कैपिटल एक्सपेंडिचर को छोड़ के। होप तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो टोटल ट्रांसफर टू द स्टेट्स एंड यूटी, स्टेट और यूटीज को देती है ना सरकार पैसा। हाँ, तो देखो इस बार जो जाएगा टोटल, अब टोटल का मतलब क्या कि सेंट्रल रिस्पॉन्स स्कीम जोड़ो, सेंट्रल सेक्टर स्कीम जोड़ो, सब चीज़ को जोड़ो, तो कितना होगा 25 लाख करोड़ टोटल ट्रांसफर स्टेट्स को जाएगा टोटल। अच्छा देखो गजब बात हुआ ना। अब तुम खुद देखो, अच्छा कंफ्यूज नहीं होना है। देखो टोटल ट्रांसफर का मतलब क्या है कि एक तो फाइनेंस कमीशन को वैसे दे दिए, हाँ उसका कुछ अमाउंट दे दिए थे, 14 लाख करोड़ दे दिए थे ना, 14 लाख करोड़ दिए थे फाइनेंस कमीशन के हिसाब से। स्टेट का सेंट्रल रिस्पॉन्स स्कीम में जाएगा, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जाएगा, और भी बहुत सारा चीज़ में जाएगा ना। हाँ, वो तुम्हारा ग्रांट्स के रूप में भी जाएगा। तो 50 लाख करोड़ का आधा अमाउंट जो है 25 लाख करोड़, वो तुम्हारा स्टेट और यूटीज में ही चला जाता है केंद्र सरकार का। आया समझ में। तो 50 लाख करोड़ का 25 लाख करोड़, आधा तुम्हारा उसी में जाता है। आया, और ये बढ़ते चला जा रहा है। कोई बोलेगा कि नहीं देता स्टेट को, देखो लगातार बढ़ रहा है। हाँ, इससे पहले 20 लाख करोड़ था, 22 लाख करोड़, अब तुम्हारा 25 लाख करोड़। आउट ऑफ 50 लाख करोड़ एक्सपेंडिचर में 25 लाख करोड़ तो तुम्हारा स्टेट और यूटी को जा रहा है। आगे देखो तो कंपोजिशन ऑफ ट्रांसफर टू स्टेट, हाँ ये मन में था ना तुम लोग का, ये जो बना यानी कि जो 25 लाख करोड़ हुआ, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है, तो वही कंपोनेंट यहाँ पे दिखा दिया गया है। एक तो देखो फाइनेंस कमीशन का डिवोल्यूशन वाला, हाँ तो 14 लाख करोड़ गया ना जो बताए थे 41%, तो 14 लाख करोड़ चला गया उधर। स्कीम रिलेटेड और अदर ट्रांसफर, वही तुम्हारा सेंट्रल सेक्टर स्कीम, स्पॉन्सर स्कीम सब, उसमें 10 लाख करोड़ चला जाएगा। और 1.33 लाख करोड़ जाएगा वही फाइनेंस कमीशन का जो ग्रांट्स सब है। फाइनेंस कमीशन बोलते नहीं, ये म्यूनिसिपैलिटी के लिए ग्रांट दे दीजिए, इसके लिए ग्रांट दे दीजिए, उसके लिए ग्रांट दे दीजिए, तो जो तो 1.33 10 और 1.33 प्लस 10 प्लस 14 जोड़ दोगे तो बच्चे लोग जो ऊपर आंकड़ा आया है तुम्हारा 25 लाख करोड़ आ जाएगा। आया समझ में। हाँ आगे देखो, तो बिल्कुल चैप्टर क्लोज कर चुके हैं। ये बजट का जो साइज है 50 लाख करोड़ का, कहाँ कहाँ से आ रहा है वही दिखाया गया है। इसको जूम करके देखोगे तो बेटर समझ में आएगा। मार्केट से लगभग 11 लाख करोड़ आया है ना, स्मॉल सेविंग से लगभग तुम्हारा वही 4 लाख करोड़ के आसपास आया है। और उसमें और भी स्टेट प्रोविडेंट फंड भी जोड़ दिया गया, ठीक है, अदर्स भी जोड़ दिया गया। तो ये तुम्हारा, हाँ तो क्या हुआ तुम्हारा, दोनों आया, ये डेप्ट का रिसिप्ट हो गया, ठीक है, ये इस तरफ हो गया तुम्हारा। आगे देखोगे तो ग्रॉस जो टैक्स रेवेन्यू है 42 लाख करोड़ था ना, और उसमें कुछ तुम्हारा अमाउंट चला गया, 14 लाख करोड़ तुम्हारा स्टेट को चला गया, ठीक है ना। तो वो सब, हाँ जो भी बचा वो जोड़ के आएगा, बजट बन जाएगा, बजट साइज बन जाएगा 50 लाख करोड़। अब कैसे जाएगा बजट से देखो, तो ये भी तुम्हारा अलग अलग जगह जो बता चुके हैं, अलग अलग जगह पे खर्च होगा। तो वो एक तुम्हारा एक ग्राफ दिखाया गया कि कहाँ कहाँ खर्च होगा, जो मैं बता चुका हूँ। दैट्स इट, कंप्लीटेड।